की वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब। जो इंडिकेशन दी जा रही है चौथी लहर की कि कोरोना की चौथी लहर आ सकती है, अब तो स्कूल्स भी बंद हैं, आप लोग हर मामले को बड़े अच्छे तरीके से मॉनिटर कर रहे हैं, हर सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। हमें याद है इससे पहले 2 महीने पहले जो ईद उल फितर थी, बड़ी सख्ती से SOPs पर अमल दरामद हुआ, सब कुछ बंद हो गया। लेकिन अब क्या जो खतरा है, वो जो बड़ी ईद आ रही है 2 हफ्ते के बाद, उसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ सकता है, या लोगों ने अभी से बेहतियाती शुरू कर दी है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि जो SOPs के ऊपर अमल दरामद नज़र आ रहा था हमें रमज़ान के अंदर, ईद से पहले और ईद के ऊपर भी कदरे बहुत बेहतर उसके अंदर सूरत हाल थी। लेकिन उसके बाद से फ़ैसला कर लिया शायद पाकिस्तानियों ने कि अब कोरोना ख़त्म हो गया है, और हमारे पास तो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट आती है SOP कंप्लाइंस की। तो पूरे पाकिस्तान की औसत जो कंप्लाइंस की रेटिंग्स आ रही थी उस वक़्त ईद से कोई 8-10 दिन पहले का अगर मैं आपको नंबर बताऊं तो कोई 65% के करीब कंप्लाइंस थी। आज सुबह जो हमने रिव्यू किया है तो उसमें वो 40% के ऊपर आ गई है। तो 35 और 40% के दरमियान पिछले हफ्ते 2 हफ्ते से है, और वो जो बदएहतियाती हो रही है उसी की वजह से ये आपको नज़र आ रहा है कि थोड़े थोड़े नंबर्स अब बढ़ने शुरू हो गए हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जो इंडियन वेरिएंट है वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से फैलने वाला वेरिएंट है। आपने देखा था कि जो तीसरी लहर पाकिस्तान में आई और इस पूरे खत्ते के अंदर जिसने बहुत तबाही मचाई, बल्कि यूके में खुद तबाही मचाई, वो यूके वेरिएंट था, क्योंकि वो जो ओरिजिनल वायरस था उससे ज़्यादा तेज़ी से फैलता था। ये जो इंडियन वेरिएंट है ये यूके वेरिएंट से भी ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो उसकी वजह से ये खदशा है कि ये बदएहतियाती और ये इंडियन वेरिएंट 2 हफ्तों बाद ईद आ रही है, ईद उल अज़हा, मवेशी मंडियाँ लग चुकी हैं। लास्ट ईयर हमें याद है कि एक प्रॉपर एक प्लान दिया था आप लोगों ने मवेशी मंडियों को, तो अब की बार भी क्या सख्ती से वैसे ही अमल दरामद होगा? प्लान्स दिए हैं आप लोगों ने, मवेशी मंडियां कैसे लगेंगी, क्या क्या SOPs होंगे? जी वो तो बाकायदा पूरे प्लान, आज सुबह तमाम चीफ सेक्रेटरीज के साथ भी जो सेशन हुआ था उसके अंदर भी उसका जिक्र किया गया और उस पर बातचीत की गई। इसमें इजाफा इस दफ़ा जो है वो हम वहाँ पे रैपिड एंटीजन टेस्टिंग भी कर रहे हैं वहीं पे स्पॉट के ऊपर, और वैक्सीनेशन के भी जो तमाम लोग, जो अमला जिसने वहाँ पर काम करना है उसके लिए भी ये ज़रूरी करार दिया गया है कि वो वैक्सीनेटेड हो। लेकिन ये ज़रूर इसमें कोई शक नहीं कि एक ख़तरा जो है हमें इन मंडियों से भी आ रहा है, लेकिन सिर्फ यहाँ से नहीं है। हमारे जो मार्केट्स की सूरत हाल है, हमारे रेस्टोरेंट जो हैं जो सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों के लिए खुले थे, वो हमें पता है कि उसकी खुलेआम खिलाफ वर्जी हो रही है, और आज इसके ऊपर काफ़ी तफसील से बात की गई है। अगले 1 या 2 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक्शन भी होना शुरू होगा, क्योंकि अगर हमने ये नहीं किया एहतियात, अगर हम इसी तरीके से बदएहतियाती की तो उसका नतीजा ये होगा, ये जो तमाम रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं अगर वो इन हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं करवा रहे, तो ये मैं आपके ज़रिए उनको पे पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि इसका नतीजा सिर्फ एक ही निकलेगा कि इतने अरसे के बाद जो खुले हैं वो फिर बंद कर देने पड़ेंगे। तो जाहिर है आवाम से भी अपील है कि वो भी अपनी सेहत का ख्याल रखें। लेकिन बंद कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन जो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम चल रही है, आज बिलावल भुट्टो ने भी खिताब किया, प्राइम मिनिस्टर का भी शेड्यूल जो है वो तरतीब दिया जा चुका है, वो भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन के जो जलसे होंगे, कैंपेन, उससे खिताब करेंगे। तो रोकने तो आप फिर वहाँ पर भी रोकें, जलसों में तो हमें पता है कि कितना ज़्यादा क्राउड होता है, वहाँ पर तो SOPs पर अमल दरामद करवाना इतना मुश्किल हो जाता है। फिर इमरान खान साहब जब जलसे करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्राउड पुलर हैं, बहुत लोग आते हैं उनके जलसे में, तो फिर रोक रहे हैं तो फिर आप जलसों को रोकें ना, वहाँ जलसे ना होने दें। फिर आप लोग रेस्टोरेंट्स तो बंद करना बड़ा आसान है आप लोगों के लिए। देखिए, हमने तो इसलिए आज़ाद कश्मीर की इलेक्शन कमीशन को लिख के भेजा था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये इलेक्शन आप इस वक्त ना करवाएं जब तक एक हद तक वैक्सीनेशन का अमल ना मुकम्मल हो जाए। 2 महीने 3 महीने फोकस करके प्रायोरिटी के साथ वैक्सीनेशन करवाएं। इलेक्शन कमीशन वाले नहीं माने, उसको एक सियासी बतंगड़ बना दिया गया, जैसे हम पता नहीं कोई सियासी बात कर रहे थे वहाँ पर। खैर वो उन्होंने नहीं माना, वो करवा रहे हैं। पता नहीं अभी तक ख़त गया कि नहीं गया। मैंने तो कहा था कि हमें ख़त लिखना चाहिए इलेक्शन कमीशन को कि जिस तरीके से बाकी
बाकी वायलेशन जो हैं उसके ऊपर फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कराता है। कोई अगर मिनिस्टर चला जाता है किसी हल्के अंदर कैंपेन करने के लिए तो घंटों के अंदर जो है नोटिस आ जाता है कैंडिडेट को। इसी तरीके से जो SOP की वायलेशंस हो रही हैं इसके ऊपर भी सख्ती से इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना चाहिए। लोगों की ज़िंदगी का मसला है, वहाँ पे तो सिर्फ सियासत का मसला होता है, यहाँ तो लोगों की ज़िंदगी का मसला है। और मैं आपको बता दूं मुजफ्फराबाद के अंदर इस वक्त डबल डिजिट पॉजिटिविटी हो गई है, तेज़ी से वहाँ पे इजाफा हुआ है। मीरपुर के नंबर जो पहले बहुत बेहतर थे अब वहाँ पे हमें इजाफा नज़र आना शुरू हो गया है। तो आज़ाद कश्मीर के अंदर हमें इस वक्त कोरोना बढ़ता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो जहाँ तक आपने वज़ीर आज़म की इस पर अमल दरामद किसने करवाना है, या आप सिर्फ डायरेक्शंस ही दे सकते हैं? आप खुद ही बता रहे हैं कि डबल डिजिट्स में मुजफ्फराबाद में नंबर्स आना शुरू हो गए, केसेस बढ़े, तो NCOC क्या सिर्फ डायरेक्शंस दे सकती है, अमल दरामद नहीं करवा सकती? क्या विफाक कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकता कि वहां पर इस तरह कैंपेन्स ना हो, लोग SOPs पर अमल करें? आप लोग सिर्फ डायरेक्शंस ही देते हैं, अमल दरामद कौन करवाएगा फिर? नहीं, ये इसलिए ये नहीं हो सकता कि आज़ाद कश्मीर के आइन के अंदर जो लिखा हुआ तरीक़ेकार, ये इसका सिर्फ एक ही तरीका था कि अगर सियासी पार्टियां आज़ाद कश्मीर की आपस में मिलकर ये इत्तफाक कर लेती तो वो तरमीम कर सकती थी आइन के अंदर और इलेक्शन को 2 महीने आगे ले जा सकती थी इस एक खुसूसी सूरत हाल को देखते हुए। तो वफाक बराह रास्त यहाँ से ऑर्डर नहीं कर सकता, और ज़ाहिर वफाक नहीं कर सकता तो NCOC भी नहीं कर सकता। लेकिन चलें वो तो बात गुजर गई। लेकिन जिस तरीके से इलेक्शन किया जा रहा है आजकल, तो सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चा गांव के अंदर कोई बच्चा नहीं है जिसके पास फ़ोन ना हो, और आज़ाद कश्मीर में पढ़े लिखे लोग हैं। तो जो आम तौर पे जिस तरीके से हम इलेक्शन करते हैं उससे अगर हम मुख्तलिफ कर लें तो पैगाम हमारा फिर भी वहाँ तक पहुँच सकता है। जहाँ तक आपने वज़ीर आज़म के जलसों की जिक्र किया, बिल्कुल इस वक्त इलेक्शन कैंपेन हो रही है। हमारे जो वहाँ पे बैरिस्टर साहब हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है वज़ीर आज़म से आने को। वो सूरत हाल पर डिपेंड करेगा क्या सूरत हाल है उस वक्त कोरोना की, और उसके बाद बाहर जाने वाले लोगों को बड़ी परेशानी का सामना है। हर मुल्क ने अपना प्रोटोकॉल दिया हुआ है, किसी को चाइनीज वैक्सीनेशन नहीं चाहिए, किसी को फाइजर चाहिए, किसी को एस्ट्राजेनेका चाहिए। जाहिर है वो दुनिया की एक सियासत भी सामने आ रही है कि जो एक चाइना के खिलाफ एक जो ब्लॉक है वो किस तरह खुलकर सामने आ रहा है, चाइना को पीछे करने के लिए या चाइना के ऊपर अपनी ताकत जो है ना वो दिखाने के लिए। तो लेकिन इसमें तो एक आम जो बंदा है वो पिस रहा है। अब जो बाहर जाने वाले लोग हैं वो क्या करें? फाइजर भी हर आम बंदे के लिए दस्तयाब नहीं है, एस्ट्राजेनेका की दस्तयाबी के लिए लोगों को बड़ा जो है ना वो परेशानी का सामना है। तो फिर ऐसे तो सेहत के मामला तो बहुत इस साजिश में पीछे रह जाएंगे। देखिए, इसके अंदर 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। एक तो ये कि हर मुल्क अपने फ़ैसले ख़ुद कर रहा है और उसकी वजह से बिल्कुल एक एनार्की की सूरत हाल पैदा हो रही है। अब यूरोप के बहुत सारे ममालिक हैं, उन्होंने एस्ट्राजेनेका के ख़िलाफ़ कर दिया। उन्होंने कहा जी एस्ट्राजेनेका नहीं लगानी आपने, वहाँ पे उन्होंने बैन कर दिया। इसी तरीके से कई ममालिक हैं मशरक़, इधर मिडल ईस्ट को भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी दुबई के अंदर जो है वो साइनोफार्म जो है वो सब लगवा रहे हैं। सऊदी अरबिया कहते हैं हम मानते नहीं है साइनोफार्म को। तो इस तरीके से तो दुनिया में मुकम्मल तौर पर एनार्की फैल जाएगी। और ये इसीलिए मैंने ट्वीट भी किया था कि जो भी जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि जो भी आपका मुकाबला है, कोई जियो स्ट्रेटेजिक ग्लोबल आपका कंपटीशन है, आपका मुकाबला है, तो खुदा का वास्ता इस दुनिया के अवाम की सेहत को तो ना दाव पे लगाएं उसके ऊपर। क्योंकि देखें इसके ऊपर हमारे पास कोई हतमी तौर पे हेल्थ स्टडी नहीं है कि अगर आप टीके लगवाते चले जाएंगे, ये तो स्टडीज बिल्कुल हुई नहीं है बाकायदा तरीके से कि आपने 1 डोज लगाई या 2 डोज लगवाई तो उसका क्या असर है। कुछ केसेस के अंदर 3 डोज का भी है। लेकिन ये तो नहीं है कि मैंने एक मुल्क पे जाना है तो मैंने फाइजर लगा दी, दूसरे की मुल्क की जरूरत जो है वो एस्ट्राजेनेका है, तीसरे की साइनोफार्म है। और इस बारे में कोई डायरेक्शंस हैं जो पहले चाइनीज वैक्सीनेशन लगवा चुके हैं लेकिन जिस मुल्क में उन्होंने जाना है वहां भाई फाइजर उनके लिए प्रोटोकॉल है कि फाइजर लगवानी है, या जिन्होंने चाइनीज लगवा लिया है जिस मुल्क में वो जाना चाह रहे हैं वो एस्ट्राजेनेका लगाना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से कोई डायरेक्शंस हैं कि एक वैक्सीन के होते हुए दूसरी आप लगवा सकते हैं? नहीं जी, अभी तो वो, और जाहिर है इस चीज़ के लिए स्टडी की ज़रूरत होती है। ये वैक्सीन जो अलाउ भी की गई और कौन सी वैक्सीन सिर्फ 1 दफ़ा लगानी है, किसकी 2 डोज लगानी है, ये सभी बड़ी तहकीक के बाद, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये फैसले किए जाते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इनफरादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर तो ये फैसला नहीं होगा, तो ये ग्लोबल कम्युनिटी जो है वो करेगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम देखते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जिन वैक्सीन्स को एक्सेप्ट किया हुआ है तो कम से कम उन वैक्सीन्स के ऊपर तो दुनिया के अंदर
इत्तेफाक राय होना चाहिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी एक मुल्क का इदारा नहीं है। चीन उसको कंट्रोल नहीं करता, पाकिस्तान उसको कंट्रोल नहीं करता, अमेरिका उसको कंट्रोल नहीं करता। तो इस तरीके से मेरे ख्याल में अगर ये इत्तेफाक राय कर लिया जाए कि एक बैनुल अक़वामी इदारा जो है जिस वैक्सीन को वो कह दे एक्सेप्टेबल है, कम से कम तमाम ममालिक उसकी वैक्सीन को तो एक्सेप्ट करें कि जिसको जाते जाते एक सवाल पूछना चाहती हूँ असद उमर साहब। वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि वो प्रोटोकॉल कल्चर को खत्म कर दें। वो कहते हैं किसी निजी तकरीब में अब जब वो जाएंगे तो वो प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, अवाम को बड़े मसाइल का सामना होता है। वज़ीर आला की सिक्योरिटी को ख़त्म करने की बात करते हैं, वज़रा की सिक्योरिटी को ख़त्म करने की कहते हैं। इसको भी जायज़ा लेने की ज़रूरत है। सवाल मेरा ये है सर, 3 साल प्रोटोकॉल एंजॉय करने के बाद अब क्यों याद आ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब को? कहीं ये सियासी स्टंट तो नहीं है आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के लिए? और दूसरी बात पॉसिबल है सिक्योरिटी के बगैर जाना जहां वाकई में सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है। मसलन मेरे ख्याल में वज़ीर दाखिला जो हैं उनकी जो जिम्मेदारी है उसके अंदर सिक्योरिटी की उनको ज़रूरत है। वज़ीर आज़म को ज़ाहिर है उसकी ज़रूरत है, तो वो ऑफिशियल उसकी बात नहीं कर रहे थे। सिर्फ उन्होंने ये कहा था कि अपनी ज़ात तक यानी वज़ीर आज़म का जहाँ तक है तो वो कह रहे थे मैं निजी तकरीबात में पहले ही जाने से गुरेज करता हूँ, क्योंकि जहाँ मैं जाता हूँ तो वहाँ पर वो सिक्योरिटी का जो इंतज़ाम करना पड़ता है उससे आवाम को मुश्किलात पैदा होती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं ये भी नहीं करूँगा। और उसके अलावा जो है सिक्योरिटी ज़रूर हो, जिसको ज़रूरत है सिक्योरिटी की, जो प्रोटोकॉल के शौकीन है वो वज़ीर वाली गाड़ियों के तो बहुत से लोग शौकीन होंगे। हाँ, वो जो टू 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 वाली होती है ना, जो टू 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 टू, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि इनके सर में दर्द नहीं होता या पैनाडोल खाते हैं साथ, क्या करते हैं? वाली गाड़ी आप लेकर नहीं चलते? हूटर वाली, हटो बच्चों वाली गाड़ी? नहीं जी, मेरी ज़िंदगी मेरी बड़ी बेहतरीन पुरसुकून ज़िंदगी चल रही है। मैं वैसे ही बेज़र सा बंदा हूँ, मुझे क्या सिक्योरिटी की। और मुझसे जब बाय द वे मुझसे लोग सवाल पूछते हैं आप सिक्योरिटी, मैं उनसे बोलता हूँ जितनी मेरी ज़बरदस्त सिक्योरिटी है इससे ज़्यादा ताकतवर सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। मैं कहा जी वो क्या है? और वो अल्लाह ताला के ऊपर ईमान है। जिस दिन तक अल्लाह ताला ने आपको हिफाजत में रखना है आप हिफाजत में रहेंगे, आपको किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर साहब मेरे साथ थे। थैंक यू वेरी मच।